अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैशटैग सियासत और मैं हूँ फरवा वहीद। अलग अलग पेज से सेम पेज का सफर और एक पेज से अलग पेज का सफर तय होते वक्त नहीं लगता, ठीक वैसे ही जैसे सुबह के तख्तनशी शाम को मुजरिम ठहरे के मामले में होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल तरीन सियासी जमात का शिराजा यूं बिखरना और पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी मुखालिफ सियासी जमातों का एक पेज पर आना और एस्टेब्लिशमेंट का मुल्की सियासत से खुद को एपॉलिटिकल कर लेना पाकिस्तानी सियासी तारीख में एक नया दिलचस्प बाब रकम हुआ है। जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आया है, सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र तक न था वाला मामला कैसे हुआ। अनवारुल हक काकड़ वो शख्सियत है जिनका नाम उस फहरिस्त में था ही नहीं जो चंद हफ्तों से गर्दिश में थी। निगरान हुकूमत को जहां मईशत समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है, वहीं अनवारुल हक काकड़ की तैनाती से अबूरी सेटअप के तवील होने और इलेक्शन मुलतवी होने की गैर यकीनी के बादल मजीद गहरे होना शुरू हो गए हैं। मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी अभी भी मुतमईन है कि इलेक्शन वक्त पर यानी नवंबर में होंगे, मगर जमीनी हकायक के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन करना या कराना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। पीडीएम हुकूमत ने 16 माह के इक़्तिदार में सैकड़ों आईनी और कानूनी तरामीम की और इनमें सबसे भारी तरमीम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया, जिस पर नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का मामला एक मरतबा फिर खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस पर नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं लेंगे। ख्वाजा साहब से सवाल है, अगर नवाज शरीफ साहब इमेजिन करें कि वापस आ भी जाते हैं तो अवाम में क्या बयानियां लेकर जाएंगे, क्योंकि वोट को इज्जत दो का बयानिया तो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाते वक्त ही खत्म हो चुका था, जबकि कारकर्दगी को इज्जत दो का बयानिया गुज़श्ता 16 माह की कारकर्दगी ने दफन कर दिया है। आप अंदाजा लगाएं, हमारे साथ वाला मुल्क, हमारे हमसाये भारत इस वक्त तेल की बैनुल-अक़वामी अदायगी इंडियन करेंसी में कर रहा है और पाकिस्तान में डॉलर की कदर 300 का हिस्सा माशाअल्लाह उबूर कर चुकी है। गर्दिशी कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। अवाम टैक्सेस के बोझ के तले दबे हुए हैं। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें जो है वो काबू से बाहर है, बेपनाह इजाफा हो चुका है, जबकि मईशत दिवालिया होते होते बची तो नून लीग अवाम के पास आखिरकार क्या बयानियां लेकर जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या निगरान सेटअप इतना काबिल हो कि मुल्क को मुआशी तबाही की दलदल से निकाल सके और साफ शफाफ इंतखाबात मुनक्किद करवा कर मुल्क में जमहूरी अमल को आगे बढ़ाए और इसमें मदद फराहम करे। निगरान वजीर आजम क्या सियासी और मुआशी चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे, ये है एक अहम सवाल जिस पर बात करेंगे। अपना पैनल आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मायजा हमीद साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं और सीनियर कॉलमिस्ट और एनालिस्ट आमिर खाकवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद। तीनों का बहुत शुक्रिया और आपको गुज़श्ता यौम आज़ादी तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताएं अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपसे आगाज करूंगी। ये जो निगरान वजीर आजम का एकदम से नाम का कुरा निकला है, अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम, ये कैसे हो गया? ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। ये नाम कहाँ से आया है? आपकी तरफ से आया है, नून लीग की तरफ से आया है, राजा रियाज साहब ने दिया है या कहीं और से आया है? अच्छा चले, कुछ टेक्निकल इशू हो गया। बलोच साहब की शायद मुझे आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। हम दोबारा जो है इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, फिर ये सवाल जो है बड़ा अहम है, इसी से आगाज करते हैं। वेलकम बैक। अब्दुल कादिर बलोच साहब, सवाल वही है कि ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आया है, आउट ऑफ द बॉक्स एक नाम था जिसकी ज़रा मीडिया को भी इंफॉर्मेशन नहीं थी या रखी गई थी ये बात के ना पहुंचे, ये कहां से आया, कहां से सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कह देना कि आउट ऑफ द बॉक्स अनवार साहब का नाम आया है, स्पेकुलेशंस जो मीडिया में की जा रही थी और रिपोर्टर्स दाएं बाएं सुनने की कोशिश कर रहे थे, उस हद तक तो आप कह सकते हैं कि उनका नाम नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल में अगर उनका नाम आया हुआ है एक किसी लिहाज से और इस अपॉइंटमेंट के लिए किसी तरीके से भी किसी से कम नहीं है और उनकी एबिलिटी इतनी है जितनी किसी की होनी चाहिए, और ढूंढने वालों को अगर वो मिला है तो बहुत अच्छा चॉइस है और बहुत बड़ी सही बात की है उन्होंने। और हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे प्रोविंस से उनका ताल्लुक है और कहा यह जाता है कि छोटे प्रोविंसेस में मायूसी है,
اور مایوسی کو ایڈریس کرنے کے لیے اس قسم کی نمائندگی دی جاتی ہے، تھوڑا سا زخم پہ مرہم کی صورت وہ اختیار کر جاتی ہے، لیکن ایک کیئر ٹیکر کا اور 3 مہینے اور 6 مہینے اور آگے پیچھے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس سے یہ امید کر لینا کہ بہت بڑا کارنامہ کریں گے اور وہ پرابلمس فیس کر رہا ہے یا مرکز کو کوئی پرابلم ہیں فیس ہو رہے ہیں، اس پرابلم سے انٹریکشن کرنے کے لیے کتنا یہ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. میں اتنا کہوں گا کہ اس میں وہ اہلیت ہے، وہ قابلیت ہے، تعلیم ہے، تجربہ ہے، اور میرے خیال میں جیسا کہ کوئی اور اس فیلڈ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا یا کر سکتا ہے، اتنا انور کاکڑ صاحب بھی انشاءاللہ کر سکیں گے، اور ہمیں تو بالکل 100% امید ہے. آپ کی بات سن کے تو مجھے لگ رہا ہے بلوچ صاحب کے کوئی اعتراض پیپلز پارٹی کو نہیں رہا ہوگا. میں ان کی قابلیت پہ قطعی شک نہیں کر رہی ہوں. ظاہر ہے کہ اس طرح کے قابل سیاستدان اور بھی ہیں، مگر وہ ایک پراپر پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. ابھی تو خیر انہوں نے رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، سینیٹر بھی نہیں رہے ہیں، پارٹی کی رکنیت سے بھی دے دیا ہے، مگر وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، باپ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ نگران وزیر اعظم رہیں گے اور الیکشن ہوں گے تو باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لا تعلقی، میں 100 دفعہ کہہ دوں کہ میں ایکسپریس نیوز سے لا تعلق ہوں، میں فار ٹائم بینگ ایکسپریس نیوز چھوڑ کے جا رہی ہوں، لیکن جب میں نے واپس وہیں پر آنا ہے سر کوئی فائدے مفاد تو ہوتے ہیں. فردا آپ نے اچھا کیا سوال کیا. اس سوال کے لیے مجھے پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا. دیکھیں فرق اس میں اور کسی اور شخص میں جن کا تعلق، جو مختلف اشخاص کے نام آ رہے تھے، مختلف پارٹیوں سے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق بنتا تھا. کسی پارٹی میں وہ تھے یا کسی پارٹی کے دور میں کوئی عہدے وغیرہ ان کے پاس تھے تو ان کا تعلق ان پارٹیوں سے بنتا تھا. یہ جہاں تک باپ پارٹی کا تعلق ہے، یہ بلوچستان ریلیٹڈ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. بلوچستان عوام پارٹی اس کا نام ہے، اور ان کا باقی کسی صوبے میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، اور نہ ان کی کوئی ممبرشپ ہے، نہ کوئی ان کا اس قسم کا پلان ہے کسی اور پروونس میں نیشنل لیول کی ان کی پارٹی اور جا کے کوئی کاروائی کر سکیں. تو یہ ایک چھوٹی پارٹی تھی، بلوچستان بیسڈ پارٹی تھی، اور میرے خیال میں نہ ان کے اوپر پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے تھا، نہ مسلم لیگ نون کو. میرے خیال میں کھل کے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی. اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ وہ پارٹی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے بغاوت کر گئی تھی اور اپنے آپ کو وکٹمائز تصور کرتے تھے، ایون انہوں نے بھی ان کی اپروول دی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ریکارڈ انہوں نے کہا ہے نہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، نہ ان کا مسلم لیگ نون سے ہے. اور وسیم شہزاد صاحب نے، انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا. وہ لیڈر بھی اس وقت نمائندگی ہے ان کی پارٹی کی، اور سینٹ کے لیڈر بھی اپوزیشن ہے، انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کسی کو ان کے اوپر ڈائریکٹ قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے، سوائے ہمارے بلوچستان کے ایک بلوچستان بیسڈ وہ بھی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس وقت ان کی نمائندگی اب تک بلوچستان سے باہر نہیں رہی ہے، تو ان کے لیڈر نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا، اور میرے خیال میں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. تھوڑی بہت اعتراض وغیرہ تو ہوتے ہیں بلوچ صاحب. اچھا حمید صاحبہ، جی آپ نے ذرا کہ آپ لوگوں نے انوار الحق کاکڑ صاحب اس لیے ڈفرینٹ ہیں تاریخ میں کیونکہ یہ وہ نگران وزیر اعظم ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے امینڈمنٹس کی گئی ہیں باقاعدہ. تو ان کے اختیارات جو باقی گزشتہ ماضی میں ہم نے دیکھے نگران وزراء اعظم ان سے زیادہ بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی جماعت نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن وقت پر ہوں گے، ہو سکتا ہے نومبر میں ہو جائیں، تو جتنے تو اختیارات آپ نے دے دیے ہیں اس کے بعد تو کوئی چانس نہیں بن رہا ہے کہ وقت پر ہوں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو جو آپ نے ایک سوال پوچھا ہے پہلے اس کی طرف میں آؤں گی. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ، دیکھیے اگر پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک جج ہوتے آنریبل، اگر پرائم منسٹر کوئی بیوروکریٹ ہوتے، اور اگر کوئی پرائم منسٹر ٹیکنوکریٹ ہوتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا، یا ہم نے یہ سوالات جو ہیں وہ نہیں اٹھانے تھے کہ ایز ٹو وائی وہ جو ہیں ایک نگران وزیر اعظم بنے ہیں یا کوئی ریزن کیا ہے. لیکن اب پولیٹیکل ایک پرسنالٹی ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، جنہیں جو ایک کانسٹیٹوئنشل
पॉलिटिक्स करते रहे हैं, तो वो जो है वो निगरान वजीर आजम बने हैं। तो आई थिंक ये बड़ी खुशाइन बात है पीडीएम की तरफ से जो नाम दिया गया है। इसमें खुशाइन बात ये है कि देखिए वजीर आजम ऐसे होने चाहिए निगरान जिनको पता हो कि जब वो अपनी निगरान वजीर आजम से जो है वो ओहदे से जाएंगे तो उनको वापस जो है अवाम में जाना पड़ेगा, और उनको भी उनसे भी वैसे एक नाम आपकी पार्टी से बड़ा अच्छा था जो अक्सर मीडिया पर्संस भी उसको ऑब्लाइज कर रहे थे, और वो शायद खाकान अब्बासी साहब का भी था। बंदे वो भी बड़े तगड़े थे मायजा मीर साहबा। नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और वो फिर जो है एक ऐसा एक तासुर जाना था कि पीएमएलएन ने नहीं मैं उधर जा पीएमएलएन ने एक खाकान साहब को बना दिया, उसके बाद जो है पीएमएलएन के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे। ये एक ऐसी पार्टी से हैं और एक ऐसा नाम है जो एक यूनिक तरीके से, इसलिए मैं इसको समझती हूँ पॉलिटिकल एक्यूमेन मेरी ये कहती कि ये देखे ना, ये किसी को पीडीएम की पार्टीज को जो ऑपोजिशन लीडर हैं उनको किसी को इनके नाम पे एतराज नहीं था कोई खास। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ना जरा मिडिल में ये नाम आया कहाँ से था मायजा मीर साहबा, ये नाम आया कहाँ से था? देखिए नाम तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, हमने पहले कहा था, ये हिंट भी किया जा रहा था कि सियासी पार्टी से जो आपने मुस्कुरा के रुक के कहा कि पार्लियामेंट का हिस्सा थे, वो तो हमें भी पता है। नहीं मैं मुस्कुरा के इसलिए कह रही हूँ कि देखिए ना, ये मुस्कुराहटें, ये शक व शुबात तब नहीं सामने आते जब कोई टेक्नोक्रेट होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, कहीं से आता है। ये सवाल भी नहीं पूछा जाता कि ये कहाँ से आए हैं, किस वजह से आए हैं, देखें। और लेकिन आज जो है पॉलिटिकल एक सियासी बंदे को जो है निगरान वजीर आजम बनाया गया है, तो ये सवालात उठ रहे हैं कि जी ये कहाँ से आए हैं? भाई पार्लियामेंट से आए हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, सियासी पर्सनैलिटी हैं। अगर और जो है किसी पर 13 पार्टीज जो हैं पीडीएम की, उनको इतराज नहीं है बशमूल ऑपोजिशन के। आई थिंक तो बड़ी खुशाइन बात है, जो तो जमहूरियत को और स्ट्रेंथन करती है। और पहले जो क्यासराइयाँ होती थी कि जी निगरान वजीर आजम से पहले जो है शहबाज शरीफ साहब ने जब अनाउंस किया कि जी अब इलेक्शन जो है डिले नहीं होंगे, हम लोग जा रहे हैं, उस वक्त ये क्यासराइयाँ होती थी कि आप जा नहीं रहे। तो ऐसी चीजें तो होती रहती है, लेकिन आई थिंक ये बड़ी खुशाइन बात है पर्टिकुलरली कि जो है एक सियासी पर्सनालिटी जो है वो इस्तीफा निगरान वजीर आजम आई है। दूसरा आपने मुझसे पूछा था सवाल कि जो है ये इलेक्शंस डिले होंगे कि नहीं होंगे। देखिए इलेक्शंस का हमने पहले भी कहा कि ये सवाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो सेंसस है, सेंसस जो है होना जरूरी है। सेंसस नहीं होगा तो बहुत से जो एरियाज हैं वो अपने आप को अंडर रिप्रेजेंटेड समझेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि जब सेंसस हो जाए उसी वक्त इलेक्शन हो जाने चाहिए। और आई थिंक ये जो है 6 महीने या 2-3 महीने या जो भी अरसा होता है उसमें हो के इलेक्शन हो जाए, ताकि किसी को कोई और एतराज न रहे। ठीक है। चौथी बात, आपने प्राइम मिनिस्टर की एक बात जरूर की थी कि जी उनको हमने ज्यादा पावर दे दी। देखिए अगर उनको उनकी पावर कर्टेल भी की जाती तो ये कहा जाता कि जी अब तो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं निगरान, तो उनकी पावर्स पे कर्टेल कर दिया उनको। कहा देखिए ये है कि मैं समझती हूँ कि जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए थे 9 मई के बाद, जरूरत थी कि एक वजीर आजम निगरान जब भी आए उसको जो है इजाफी जो है वो पावर्स दी जाएं, ताकि जो है वो चारों सूबों को और इंस्टीट्यूशंस को और सिक्योरिटी को साथ लेके चले। मुझे तो लगा शायद मौशी लिहाज से हम लोग बड़े कमजोर थे, इसलिए आप लोगों ने एम्पावर्ड किया है। मैं खाकवानी साहब आपसे पूछना चाहूंगी, आपने दोनों मेहमानों के जवाब जो हैं वो सुने हैं। सादा सा सवाल है सर मेरा, वो ये है कि आप काकड़ साहब की अपॉइंटमेंट एज निगरान वजीर आजम कैसे देख रहे हैं? कैबिनेट की भी बातें हो रही हैं जाहिर है, तो कैबिनेट में आप क्या देख रहे हैं? टेक्नोक्रेट्स, बिजनेसमैन या कोई ऐसे ही सियासतदान जो बाशऊर होंगे और किसी ना किसी पार्टी से मुंसलिक ना हो, ऐसा कुछ देख रहे हैं आप, या ये वैसे ही है जैसा अभी मैंने बोला है? देखिए अभी जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब की, वो पॉलिटिकल आदमी तो हैं। अच्छा, और इस लिहाज से एक नई बात है, हटके बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो निगरान हुकूमत है उसकी बुनियादी शर्त ये है कि गैर जानबदार होना चाहिए। गैर जानबदार होने का मतलब भी यही है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका इन्वॉल्व ना हो, या इलेक्शन से आपका ताल्लुक ना हो, या यही बात है ताकि आप वो ना कर। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू। जी
देखिए अख्तर बेगल साहब ने जो खत लिखा है, जी अख्तर बेगल साहब ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने एतराज यही किया है, और उन्होंने कहा है कि इन लोगों के आने से हमारे लिए तो बिल्कुल स्पेस कम हो रही है। बेगल साहब को ये फील हो रहा है ना कि हमारा हमारा काकर साहब का जो तर्ज-ए-अमल है वो तय करेगा कि वो किस सतह गैर जानदार है। अहम बात ये है, जो मेरे नजदीक पोलिटिकली अहम बात ये है, ये पोलिटिकल आदमी आया है। सही, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है खाकवानी साहब, आप कुछ इंटरनेट का शायद इशू है, उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि मुझे मुसलसल ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं। जी खाकवानी साहब, आप बात को कंटिन्यू करें कि ये जो कैबिनेट फॉर्मेशन वाला मामला है इसमें हम क्या देखने वाले हैं? देखिए कैबिनेट के जो नाम आ रहे हैं वो तो अच्छे नाम आ रहे हैं, वो टेक्नोक्रेट्स की हैं, और उनमें भी बाद लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी है या सॉफ्ट कॉर्नर भी है, जिस तरह जुल्फिकार साहब का नाम सहाफियों के भी नाम आ रहे हैं। जी सहाफियों के भी नाम चल रहे हैं, अभी मेरे ख्याल है आज शायद रात को या कल तक कंफर्म हो जाएगा, लेकिन बहरहाल 5-7 नाम तो ऐसे हैं, मतलब जलील अब्बास जिलानी साहब को नाम कहा जा रहा है कि वज़ीर खारजा के लिए है, या सुल्तान अलाना का कह रहे हैं कि वज़ीर खजाना के तौर पे है, या खास डॉक्टर शहबाज सदल साहब का अगर वज़ीर दाखिला के लिए है, बहुत ही क्रेडिबल आदमी है और कराची में ऑपरेशन भी कर चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि ऐसे नाम है, अच्छे नाम है, बल्कि मुझे तो टू गुड लग रहे हैं, जो नाम ऐसे लग रहे हैं वो 4-6 महीने की लग नहीं रहे। अभी आपने शुरू में ये बात की थी कि 90 दिन में इलेक्शन थी, मेरा ख्याल है 90 दिन के इलेक्शन की कहानी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से इन्होंने सेंसस को अप्रूव कराया था, वो लेके गए इसलिए थे कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। तो 90 दिन में इलेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इलेक्शन तो वैसे ही फरवरी मार्च अप्रैल में ही अगर हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि फरवरी में भी ये होगा कि पाकिस्तान में काफी सारे इलाकों में बर्फबारी खास तौर पे दीग और इस्तिरार और ऐसे इलाकों में होगा, मुश्किल हो जाएगा मौसम की वजह से। तो मार्च अप्रैल का ही इलेक्शन है, लेकिन जितनी अच्छी बजाय जैसे खबरें जो नाम आ रहे हैं वो तो मुझे लगता है काफी अच्छी किस्म की है। लेकिन खाकवानी साहब नाम तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी सर, नाम तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी जो आए थे वो भी बड़े अच्छे नाम थे, लेकिन उनमें से तो कोई नहीं बना। ये जो कैबिनेट के नाम आ रहे हैं ये ना वो दिखाएं दाया और फिर मारे माया, यहाँ पर भी यही वाला काम हो जाए। ये ज़ाहिर बात है, उनके तो सब कुछ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि निगरान, क्योंकि इसको मैं एक और चीज से जोड़ता हूँ, केपी में आपने देखा है कि वहां पे वज़ीर आला ने 19 वज़रा से इस्तीफे ले लिए, तो केपी के सूबाई जो निगरान काबीना है वहां पे भी अब बेहतर लोग लाने का प्लान है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ डिलीवर करने का या कुछ काम करने का प्लान है, और ये तशवीशनाक बात है क्योंकि लंबा काम लग रहा है। मुझे तो ये 4-6 महीने की कहानी नहीं लग रही, आगे का लग रहा है, लंबा लग रहा है। अगर टू गुड निगरान काबीना बनती है तो मेरा ख्याल है कि एमएलएन और पीएस पार्टी वालों को खास तौर पर परेशान होना चाहिए कि ये लंबा हिसाब किताब नहीं चल रहा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ 3-4 महीने के लिए नहीं आते। जाहिर है सिस्टम चलाना है, फिर अमेंडमेंट्स की हुई है बलोच साहब, तो फिर जाहिर है कि ऊपर से आप लोगों की पार्टी का एक मौक़िफ़ है बड़ा फर्म किस्म का कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वक्त हम मान लेते हैं कि 90 रोज का ही हो, और अगर हम नई मर्दमशुमारी को भी मद्देनजर रखें तो चले 4 महीने ले लें, आप 4.5 महीने ले लें, लेकिन इस साल में होने चाहिए इलेक्शन। तो अगर नहीं होते तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? आप जाएंगे कोर्ट इसके खिलाफ, या आप कहेंगे ठीक है जो हो रहा है बड़ा अच्छा है? देखिए पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि आईन में जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसके मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस में डिले नहीं होना चाहिए। एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। आईन ये कहती है कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाते हैं वक्त से पहले तो 3 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद फॉरेन इलेक्शन किए जाएंगे। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये है, इस तरह करना चाहिए और इस तरह होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे मुल्क में एक अबनॉर्मल सिचुएशन आया, स्पेशल किस्म के डिजिटल हमें सेंसस करने पड़े, और डिजिटल सेंसस का पहले से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इसके बारे में कमिटमेंट दी जा चुकी थी कि जब डिजिटल सेंसस किए जाएंगे और वो नोटिफाई हो जाएंगे तो अगले इलेक्शंस उसके मुताबिक कराए जाएंगे। अभी इलेक्शन हो गए, डिजिटल सेंसस हो गए, उसकी अप्रूवल आई है, उसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है। एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट ये भी आया हुआ है कि जब भी सेंसस किए जाएंगे उसके बाद डिलिमिटेशन अफ्रेश किया जाएगा, और डिलिमिटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहते हैं 3 से 4 महीने हमें चाहिए होते हैं।
3 से 4 महीने वो ले लेंगे, इसके बाद फिर 1 महीना चाहिए होता नॉमिनेशन पेपर्स, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन और उनका कोर्ट्स में सेटल करना होता है, बैक कर लेना। ये 4 महीने हो गए और 1.5 महीना फिर 45 डेज देते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आई हुई है इन बिटवीन द टू। ये दो जो सिचुएशन है इसमें से भी इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान ने देना है। आइन ने दोनों चीजें उनके ऊपर इनकम्बेंट की इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि ये भी वो भी एक आईनी रिक्वायरमेंट है, ये भी आईनी रिक्वायरमेंट है। अगर ये सेंसस वाली कार्रवाई ना होती तो वो कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का नहीं था। यू कुड हैव गॉन टू द कोर्ट्स। अभी अगर कोर्ट्स में जाओगे तो ये प्रोविजन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने रखा जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। काफी पॉइंट्स के ऊपर आपने एक तो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बाल कहाँ से आया, आई टेक एक्सेप्शन टू दैट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो जिस तरह स्पेकुलेशन आप लोग कर रहे थे वो टिपिकल टेक्नोक्रेट्स के बारे में। जलील अब्बास जिलानी की एक्सपर्टीज क्या है? फॉरेन सर्विस से है, उनका नॉलेज फॉरेन सर्विस की एक्सपर्टीज वो है। हफीज शेख साहब की बात हो रही थी, वो क्या है? इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी कोई आदमी था हर एक का एक फील्ड से रिलेशनशिप। मैंने मेरी बात सुने। बात सरप्राइज इस बात पे आई हुई है कि बंदा बलूचिस्तान से है। हमारे बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि वहां से भी कोई आदमी आ सकता है। ये बंदा है, इसने 2008 में से इलेक्शन किया था, उस वक्त से पॉलिटिक्स में है। फिर हमारी गवर्नमेंट जब ये इसके पीपल्स लीग की बनी थी उसमें स्पोक्स पर्सन थे चीफ मिनिस्टर के। पिछले 6 साल से ये यहाँ पर लीडर अपने पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में, तकरीबन 5.5 साल होने को आए हैं। ये तमाम की तमाम क्वालिफिकेशन बाहर से क्वालिफाइड है, डबल उसके पास MA की क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स डिग्री है। वो सब के सब वाश ऑफ हो जाते हैं जब नाम उसका आ जाता है कि जी बलूचिस्तान से है। दिस वाज द ओनली सरप्राइज। अदरवाइज अगर इसकी स्पेकुलेशन होती और पंजाब से होता प्रोबेबली आप लोगों ने ये सोचना नहीं था। और एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। ये दूसरी जो स्पेशल पावर्स की बात की जाती है, देखिए ये IMF की कंडीशनलिटीज है। इवन इनके सिलेक्शन में भी तफसीलात में मैं नहीं जाता हूँ। वो कंडीशनलिटी जो IMF ने दी है, इससे इनकी उस टीम को हेड कर लेना टेक्नोक्रेट्स की, और उससे रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेना। उन्होंने एक 3 महीने का टाइम दिया हुआ है, एक 6 महीने का टाइम दिया हुआ है। स्पेशल पावर्स इनको इसलिए दिए गए हैं कि IMF को कोई यकीन नहीं था हमारे आने वाले हुकूमत या उस वक्त की हुकूमत से आने वाली हुकूमत से, और उन्होंने डिमांड किया हुआ था कि ऐसे इख्तियारात इनको दिए जाए ताकि जो कमिटमेंट प्रीवियस गवर्नमेंट ने की है वो कंटिन्यू रहे और उसको पूरा किया जाए। ठीक है, यानी चलिए आपने 2 चीजें क्लियर कर दी ना। एक तो ये 9 मई वाला सिर्फ उसके लिए खालिस्तान नहीं आए, वो वाकईतन मुआशी हालात ठीक करने के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी तस्दीक कर लेती हूँ अपने एंड से बलोच साहब। वो ये है कि वो बलूचिस्तान से है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। हम ज़ाहिर है कि वी वेलकम मोर देन एनीथिंग। ज़ाहिर है कि वो बलूचिस्तान सर यही तो कह रही हूँ। प्रॉब्लम है कि अगर उनकी जगह कोई भी होता, सर लेट मी कंप्लीट, उनकी जगह XYZ कोई भी ऐसा नाम होता, पॉइंट वहीं पे खड़ा था कि क्या इलेक्शन वक्त पर होते या नहीं होते, क्योंकि निगरान सेटअप जो भी आएगा, जैसे अभी आपने कहा पूरा आपने एक मैप खींचा है कि इस वजह से शायद ये इतना डिले हो सकता है। लेकिन सर हैविंग सेड दैट, सेनेट के माइजा अमीर साहब, सेनेट के मार्च में होनी है इलेक्शन, तो अब मतलब सिलेक्शन होनी है, सेनेटर्स ने आना है, जाना है अपनी सीट पे, वो उनका टेन्योर पूरा होना है, तो नीचे वाला कोरम खाली होगा। इलेक्टोरल कॉलेज अगर पूरा नहीं होगा सेनेट का तो उसको बढ़ाएंगे, ऐसी क्या बात है? जी सर, यही मैं पॉइंट जानना चाहती हूँ। सिचुएशन है। हाँ जी माजा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, जो सबसे ज्यादा खुशाइन बात है वो यही है कि काकर साहब बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये जो है इस चीज को तो सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है, मीडिया में भी सराहा जा रहा है, और हर तरफ से जो है उस चीज को सराहा जा रहा है। क्योंकि अमूमन ये तासुर होता है कि सिंध से प्राइम मिनिस्टर आते हैं या पंजाब से प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो इस तरह बलूचिस्तान से जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने PDM ने सिलेक्ट किए, मतलब ये नाम आए हैं ऑपोजिशन लीडर की तरफ से, आई थिंक ये तो बड़ी अच्छी बात है, कि खुशाइन बात है कि ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन और जो है बाकी दीगर हल्के सब जो हैं इस चीज को वेलकम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से जो हैं हमारे सियासी
बैकग्राउंड से जो है वो भी आए हैं, और वो भी जो है पीडीएम ने जो है इस चीज को भी वेलकम किया और एक अच्छा फैसला हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस चीज को तो मुतनाज़े करने की जरूरत ही नहीं कि वो बलूचिस्तान से आए हैं तो उसको किसी चीज उस तनाजुर में देखा जा रहा है। ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज है, एंड आई थिंक दैट जो उनकी पावर्स जो हैं वो आईएमएफ की तरफ से हों, चाहे मैंने तो एक मर्तबा भी बलूचिस्तान से आए का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया पूरे प्रोग्राम में, मैं ये करेक्शन करा दूं। मैंने एक मर्तबा भी विद ड्यू रिस्पेक्ट ये नहीं कहा है। आई थिंक ये थोड़ा सेंसिटिव अगर है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग पंजाबी, मैं लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट, इट्स नॉट अबाउट बीइंग पंजाबी और बीइंग पठान और बीइंग बलोची और बीइंग सिंधी, इट्स अबाउट हु इज गोइंग टू रन द सिस्टम in an accurate way and who is going to make sure कि इलेक्शंस अपने वक्त पर हो। लेकिन चले थोड़ा सा मैं आपसे सवाल माइजा हमीद साहब पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने जो एक सुप्रीम कोर्ट की पावर को मैं कर्टेल करना बोलूं या यूं बोलूं कि उसको आपने बेहतर तरीके से करने के लिए एक बिल पास किया रिव्यू एंड जजमेंट्स वाला, जो उन्होंने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये जी तुसी जा रहे हो तो थोड़े जान तो पहले ऐ पे जी सरप्राइज। तो मुझे बताएं कि उसके बाद तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के कोई चांसेस नहीं है, तो आपके अपने वजीर साबिक वजीर कह रहे हैं, तो ये कैसे हो गया है? अब आप क्या करेंगे? नवाज शरीफ साहब इज नॉट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, इज इट? देखो जी गल है कि अनफॉर्चुनेटली ਜਦੋਂ पार्लियामेंट फैसला कर दिए तो तुसी बड़े सवाल करते हो। आज सवाल करके विखाओ तो विखा सकते नहीं सर, मैं कीता है ना यही जवाब, दिस इज ना। देखो देखिए जी, I am talking about, this is exactly what I am talking about. You and me are on the same page. आज पार्लियामेंट को सबसर्वेंट बना दिया गया ऑनरेबल जुडिशरी के सामने, तो ये क्या आपको क्या इंडिकेट करता है कि पार्लियामेंट कभी भी सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट की डिसीजंस कभी सुप्रीम नहीं है, द विल ऑफ द पीपल कभी सुप्रीम नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई औकात नहीं है कि आप जो है अपना फैसला एकदम जो है वो कर दें और उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि पार्लियामेंट के ऊपर उसको जो है फौकियत दे दी जाए। मैं समझती हूँ ये गलत बात है, तो इसको ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रही है और ऐसा होना नहीं चाहिए। हर मुल्क में जो है पार्लियामेंट सुप्रीम समझी जाती है, आपके नेबरिंग मुल्क में पार्लियामेंट, तो यानी यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट रिस्क। मैं आपके सवाल का जवाब, दूसरा सवाल का आपका जवाब, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तभी आएंगे जब ये कानूनी लकूनों में उनको फंसाना बंद किया जाएगा और गलत केसों में जो उनकी सजा हुई थी उसको जो है वो खत्म किया जाए और वो मियां साहब जो हैं वो आएंगे और इलेक्शन जो है बाखूबी तौर पे लड़ा जाएगा। वैसे एक और भी मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि क्या डर है कोई किसी इंस्टीट्यूशन को कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, यही डर है ना कि भरपूर तरीके से वापस आएंगे और भरपूर तरीके से जो है अवाम में इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से जीत के प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन जाएंगे। इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारी इस्तकबाल हर वक्त हमारी ये दुआ है और इस्तकबाल की तैयारियां हैं कि वो मियां साहब आए। और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं खाकवानी साहब से ब्रेक के बाद सवाल लेती हूँ, लेकिन आप इस्तकबाल अच्छा सा कीजिएगा, ये ना हो जैसे वो लंदन से आए थे तो फिर छोटे भाई भी लेने नहीं आए थे, ये वाला मामला ना हो जाए दोबारा, अल्लाह खैर करे। ब्रेक लेते। वेलकम बैक। खाकवानी साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, खाकवानी साहब से रब्ता बहाल करते हैं। बलोच साहब, अब ये जो होना था वो तो हो गया, निगरान वजीर आजम भी आ गए, कैबिनेट भी बन जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आने वाले इलेक्शनों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं बर वक्त होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए और तमाम सियासी जमातें उसमें हिस्सा लें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बड़ा फर्म स्टांस है कि अपने टाइम पर हो वगैरह वगैरह, लेकिन इसे मुमकिन करने के लिए आप लोग क्या किरदार अदा करने वाले हैं? देखिए जी, हमने तो आइन को फॉलो करना है, आइन में जो दिया हुआ है, हम अनरीजनेबल नहीं बनेंगे। जो टाइम फ्रेम बनता है उसके मुताबिक हमारी डिमांड है, इलेक्शन की जानी चाहिए। अब ये सेंसस वाली कहानी आ गई है, हमारे लीगल एक्सपर्ट्स के ऊपर बैठेंगे और सोचेंगे और इससे निकलने का या इसके होते हुए 90 डेज में इलेक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए और कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए।
वो आएंगे और उसके मुताबिक कार्रवाई इंशाल्लाह की जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने अगर ये कह दिया, हमारी पार्टी की लाइन यही है, इसमें कोई शक नहीं है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल सिचुएशन आया है और वो स्पेशल एक सेंसस वाली कहानी आई है, उसकी वजह से वो भी एक रिक्वायरमेंट है। अभी इन दोनों के दरमियान में क्या किया जाएगा, और वो भी ये कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इस वक्त कोई ऑर्डर दे देता है या पास कोई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने पास कर दिया है और गजट नोटिफिकेशन उसकी हो चुकी है सेंसस की। जब वो हो जाती है उसके बाद फॉलोअप के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह इलेक्शन फेयर होंगे और इलेक्शन इंशाल्लाह शफाफ होंगे और गैर जानिबदाराना तरीके से होंगे, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं हो जाए। उसकी वजह यह है कि तमाम की तमाम सियासी जमातों ने अपना ट्रस्ट इस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उन्होंने रिपोज कर दिया है। जब उन्होंने रिपोज कर दिया है और फिर इसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, he can go for the best of the best अपने कैबिनेट में डालने के लिए। जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है उसके बड़े प्रॉब्लम होते हैं, वो पार्टियों की नुमाइंदा और खासकर कोलिशन में पार्टियों की जो नुमाइंदगी होती है, पार्टियों के जो लोग नॉमिनेट हो जाते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि वो क्वालिफिकेशन हो जो कि वारंटेड है। इस प्राइम मिनिस्टर को वो एडवांटेज है, ही कैन पिक फ्रॉम ये पूरे 25 करोड़ में ये अपना 15-20 आदमियों को पिक कर सकता है और इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए। खाकवानी साहब, जी खाकवानी साहब मुझे बताइएगा, मायजा हमीद साहिबा ने, चूंकि मैंने उनसे नवाज शरीफ साहब की वापसी पे सवाल किया था, आप बताएं एनालिसिस करके कि उनके भाई की हुकूमत थी, वो नहीं आ पाए इन 16 महीनों में। अब जबकि ये जो रिव्यू एंड जजमेंट जो बिल पास किया है वो भी उन्होंने उड़ा के रख दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो अब वापसी के क्या कोई आसार है कि सितंबर तक का वेट करेंगे वो लोग भी? अच्छा, पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब्दुल कादिर बलोच साहब ने कहा कि बलोचिस्तान से निगान वज़ीर आज़म आया है, इसलिए इतराज हो रहा है। मैं बताना को चाह रहा हूँ कि 2013 में भी ये मीर हजार खान फौजो साहब बलोचिस्तान से निगान वज़ीर आज़म बने थे, किसी ने कोई इतराज नहीं किया था। तो अभी भी नहीं है। हम अगर सूबाई कार्ड अगर ना खेले ना तो अच्छा होगा कि हमारे मनोज साहब तो बात करके निकल जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर हमारी ट्रोलिंग होती रहेगी कि शायद पता नहीं एंकर बहुत मुखालिफ थे बलूचिस्तान के। सर बलूचिस्तान हमारे दिलो जान के करीब है। नहीं, वो रह चुके हैं ना, 2013 में निगान वज़ीर बलूचिस्तान से थे मीर हजार खान फौजो साहब। तो ये बात अच्छा 2018 में जी बलोच साहब 2013 में जो आए थे वो भी सरप्राइज हुआ था। एग्जैक्टली वो जज साहब थे, सडनली उनका नाम कहीं से आ गया। ठीक है ये कहा कि रिस्क जीरो हो जाए। अब रिस्क जीरो होने के लिए पाकिस्तान के जो अब तो खैर से 24.5 करोड़ हो चुके हैं, वो सारे लोग मिलके कंसेंसस इस पे कर लें, सारे अदारे कंसेंसस कर लें और मियां साहब को यकीन दिलाएं कि जनाब मियां साहब आप तशरीफ ले आए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, रिस्क जीरो हो गया, फिर आ सकते हैं। उसके अलावा तो कोई चांस नहीं। मुझे वैसे ये समझ नहीं आ रही कि 16 सितंबर के बाद आने की क्या वजह है, क्योंकि इनका सुप्रीम कोर्ट से कोई इशू है ही नहीं। इनकी मियां साहब को जो सजा हुई है नवाज शरीफ साहब को, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, जेर समाअत के तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाएगी उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ना। तो मेरे तो ये ख्याल अभी तो ये समझ से बाहर है कि 16 सितंबर के बाद कौन सा इनकलाब आ जाएगा। तो चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब वो खुद भी बड़े अपराइट और बड़े मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार किस्म के जज है। मेरा नहीं ख्याल अनड्यू फेवर कहीं से मिलेगी या भी इनके लिए कोई अनड्यू उनके लिए कोई रुकावट होगी। मियां साहब को दिल बांधने की जरूरत है, हिम्मत करने की जरूरत है और हिम्मत बाहर करनी चाहिए क्योंकि वो सियासी लीडर हैं। अगर वो नहीं आते तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी मेरा ख्याल है इनके लिए। और कंपेन तो फिर नहीं चल पाए। हालांकि वो इंतजार कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को खात्मा हो जाए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजा 3 साल तो हो गई, अब मजीद कुछ सजाएं हो जाए, फिर शायद हिम्मत करें। ये तो सर ये तो हिम्मत ज़ाहिर हमको करना पड़ेगी। लेकिन आपको याद है एक जलसे में मायजा हमीद साहिबा वो नवाज शरीफ साहब के खुद के ये कलमात है, ये मेरे नहीं है, मैं बता रही हूँ, सिर्फ कोट कर रही हूँ कि वो पब्लिक कहती कि मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है। तो मियाँ साहब ने खुद ही कह दिया है गल तुसी मैनू पहले भी कहते सो जो मैं पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं सी। लेकिन आई होप कि इस बार नहीं होगा। मायजा हमीद साहिबा वाकई आप लोग सितंबर में जो तब्दीली है वो वाली तब्दीली नहीं, ये वाली तब्दीली उसका ही वेट कर रहे हैं कि वो जाएंगे तो फिर मियाँ साहब आएंगे। देखिए मैं आप ट्रोलिंग की बात कर रही थी, मुझे हंसी आ गई। मैं कह रही थी जो ट्रोलिंग वाली पार्टी थे जेडी वो जेल विच है, जो ऑनलाइन पार्टी थी वो तो जेल में। हाँ जी
وہ पंजाबी में कहते हैं ना ऑनलाइन पार्टी बात दूसरी वो उन्होंने अपना खुद छापया है। बात ये कि देखें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि फिर पंजाबी पे चले जाएंगे हम। बात ये है कि देखें ये इशू जो मियाँ साहब का है वो तो देखें जो आप कह रही हैं कि उनके जो भाई ने वेलकम, उनका वेलकम तो देखें मैं यही कहूंगी कि जब इंस्टीट्यूशंस और जो इदारे हैं और जो पॉलिटिकल उस वक्त के जो लोग हैं वो जो है इंतकामी सियासत में आए हों और एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और उसकी बेटी को जो है वो जेल में लेके जाने के लिए तैयार हों, और वो मियाँ साहब भी इस तैयारी से ही आए थे अपनी बीवी को छोड़ के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शेर उस वक्त ही आया था कि उसे पता था कि उसको जेल में कर लिया जाएगा और गलत किया जाएगा, तो इसमें डर वाली बात नहीं है, कोई इशू ऐसा नहीं है। बस वो ये मियाँ साहब जो हैं सितंबर में इंशाल्लाह आएंगे और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पार्टी की चले आई होप के पार्टी को लीड करेंगे। आई होप कि मियाँ साहब वक्त मैडम खत्म हो गया है, ये कहना चाहती हूँ कि शेर एक बार चाहूंगी वक्त खत्म हो गया है। बहुत आपका अब्दुल कादिर बुलबुल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और आमिर खाकवानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन अब सितंबर कौन सा दूर है, ये अगला महीना सितंबर का ही है, तो सितंबर में जो तब्दीली होगी वो हम देख लेंगे। बहरहाल एक दो दिनों में जब कैबिनेट फाइनल होगी तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।